नमस्कार, हॉर्नबिल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ विशाल। अगर खबरों की शुरुआत करेंगे, उत्तराखंड में गर्मी लगातार अपना प्रकोप बढ़ा रही है। तापमान लगभग 43 से 44 डिग्री तक पहुंच गया है, लेकिन अभी बढ़ती गर्मी से प्रदेशवासियों को अब राहत मिलने वाली है। मौसम विज्ञान केंद्र के मुताबिक आज से प्रदेश में रेन और थंडर स्टॉर्म एक्टिविटीज से बढ़ती गर्मी के साथ ही हीट वेव से लोगों को राहत मिलने वाली है। नमस्कार, मैं विक्रम सिंह, निदेशक मौसम केंद्र देहरादून से। उत्तराखंड के लिए मौसम की बात करें तो आज अच्छी रेन थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी प्रदेश में मिल रही है। तो पहाड़ों में कुछ जगहों तक में और प्लेन्स में भी इक्का दुक्का जगहों में ये देखने को मिलेंगी। और इसकी वजह से जो तापमान अभी तक है सामान्य से ऊपर बने हुए थे, हीट वेव कंडीशन बनी हुई थी, तो उसमें कल से जो है आप देखेंगे 2 तारीख जून से जो है हीट वेव कंडीशंस खत्म हो जाएगी उत्तराखंड में। और आज जो अगर देखें तो 1 तारीख जून में हीट वेव कंडीशन जो कुछ जगहों तक में जो है हिल्स में और एका दुक्का जगहों में प्लेन्स में वो रही है, खासकर गढ़वाल रीजन के। और बाकी टेम्परेचर सब डाउन हुए हैं जो थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी है हुई है उसकी वजह से। और कल परसों में जो रेन थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी है कहीं कहीं पर वो हिल्स में वो रहने वाली कल भी, और परसों देखेंगे तो कुछ जगहों तक में उसकी संभावना है हिल्स में रहने की। तो आपको बता दें कि गर्मी से राहत मिलने की जो बात है वो मौसम विभाग कहता हुआ नज़र आ रहा है, और मौसम विभाग ने ये साफ कर दिया है कि अब 4 से 5 जून तक मौसम बदले रहने का उन्होंने अनुमान जताया है। और ये भी साफ कर दिया है कि अब मौसम बदला रहेगा, और ऐसे में जो बढ़ती गर्मी से लोग परेशान हो रहे थे उन्हें अब गर्मी से राहत मिलती हुई दिखाई देगी। हाय गर्मी, इस साल मई के महीने के आते आते सभी लोगों के मुंह से यही शब्द सुनने को मिल रहा है, क्योंकि इस बार गर्मी इतनी है कि उत्तराखंड जैसे पहाड़ी राज्य में भी हर किसी के पसीने छूट गए हैं। उत्तराखंड में इन दिनों भीषण गर्मी से लोगों के हाल बेहाल हैं। दिन प्रतिदिन तापमान में बढ़ोतरी ने कई सवालों को जन्म दिया है। मैदान से लेकर पहाड़ों तक लोग गर्मी से परेशान हैं। ठंडी फिजाओं के लिए जाना जाने वाला देहरादून भी अब तप रहा है। मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार साल 2012 में जो सर्वकालिक रिकॉर्ड बना था वो 10 साल बाद अब साल 2024 में टूट गया है। देहरादून मौसम विज्ञान केंद्र के निदेशक विक्रम सिंह ने जानकारी देते हुए कहा कि अंग्रेजी शासनकाल यानी 1 जनवरी 1867 से शहर का तापमान दर्ज किया जा रहा है। साल 1988 में देहरादून शहर में अधिकतम तापमान 42.8 दर्ज किया गया था, लेकिन मई 2024 में वह रिकॉर्ड भी टूट गया है, जब देहरादून का तापमान 43.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। बीते शुक्रवार को 43.2 डिग्री के साथ देहरादून के पारे ने अब तक के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। 43.2 डिग्री सेल्सियस जो है टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया है, और इसने जो पिछले रिकॉर्ड को उसको भी पास कर दिया है। पिछला जो हमारा रिकॉर्ड था देहरादून का मई मंथ में मैक्सिमम टेम्परेचर का, वो 43.1 डिग्री सेल्सियस का था। तो आज 0.1 डिग्री सेल्सियस जो है पिछले रिकॉर्ड को पास करते हुए इतना उससे अधिक जो है वो आज नापा गया है। तो इस तरह से देखें तो यहाँ का जो पिछला रिकॉर्ड है वो भी क्रॉस हुआ है। हालांकि ठीक है, थोड़ा मार्जिनली है, परंतु क्रॉस तो हुआ है। 0.1 डिग्री सेल्सियस आज जो है पिछले रिकॉर्ड से वो ज़्यादा है। ठंडी फिजाओं के लिए दुनिया भर में अलग अलग पहचान रखने वाले प्रदेश उत्तराखंड में साल दर साल गर्मी बढ़ती जा रही है। और बात सिर्फ राजधानी देहरादून की नहीं है। मौजूदा वक्त में कई पहाड़ी जिलों में भी लोग गर्मी से बेहाल हैं। देहरादून में तेजी से बढ़ती गर्मी को लेकर अब एमडीडी ने बिल्डरों के साथ मिलकर दून को हरा भरा बनाने का काम शुरू किया है। बिल्डर ने शहर के प्रमुख मार्गों को गोद लिया है और हरेला त्योहार से पहले सभी मार्गों में फलदार और छायादार पौधे रोपने की तैयारी की है। बिल्डरों को एमडीडीए पौधे उपलब्ध कराएगा, लेकिन इसकी देखरेख की जिम्मेदारी संबंधित बिल्डरों की होगी। एमडीडी उपाध्यक्ष बंशीधर तिवारी की अध्यक्षता में बिल्डर्स के साथ बैठक हुई। उपाध्यक्ष ने कहा कि शहर को हरा भरा बनाने की जिम्मेदारी हम सबकी है। उन्होंने प्रमुख बिल्डरों को शहर के विभिन्न मार्गों की जिम्मेदारी दी है। जिस प्रकार से हमारे वन क्षेत्रों से लगी भूमि एक, दूसरा नाप भूमि जो जिसमें जिसमें बागान थे, जिसमें आम, लीची, अमरूद, इनके बाग बगीचे थे, इनको काट के वहाँ पे रिहायशी प्लॉट बना दिया, या वहाँ पे मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बना दी, फैक्ट्रियाँ लग गई, स्कूल कॉलेज लग गए, तो नेचुरली हमारे यहाँ वनों का ह्रास हुआ है, पृथ्वी के हरित आवरण का ह्रास हुआ है। इससे सिर्फ ग्रीनरी ही नहीं घटी, बल्कि इससे क्या है कि अंडरग्राउंड वाटर रिचार्ज की जो भूमि के भूजल को रिचार्ज करने की जो प्रक्रिया थी वो भी बाधित हुई है।
और सड़कों के किनारे जिस तरह से पहले खाली स्थान होता था तो वहाँ से पानी रिचार्ज होता था, लेकिन अब वो जगह टाइल्स लगा दी हैं तो रन ऑफ बढ़ गया, पानी बिना जमीन में समाये बाहर बह जाता। तो नदियों के माध्यम से या छोटी छोटी सहायक नदियों के माध्यम से वो अल्टीमेटली गंगा में जा रहा। तो उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों में जैसे श्रीनगर गढ़वाल का तापमान कल नापा गया 42.5 श्रीनगर गढ़वाल का। तो इस हिसाब से तो हमारे यहाँ गर्मी बढ़ेगी जैसे जैसे ग्रीनरी कम होगी। सहजधारा रोड पे कई हजार पेड़ काट दिए, मोहंड की तरफ कई हजार पेड़ कट गए। इसके अलावा शहर के भीतर भी कई जगह रिहायशी कॉलोनियाँ बनी, और यही नहीं गलजवाड़ी, इधर मसूरी रोड, उधर मोकमपुर से अंदर का जंगल, नवादा, मालदेवता से आगे, ये कई जगह जंगलों का बहुत नुकसान हुआ। इस ग्रीन कवर का घटने की वजह से हमारे तापमान में वृद्धि हुई है और ये आगे और विकराल होगी स्थिति। उत्तराखंड में तेजी से बढ़ती गर्मी का नतीजा यह है कि पर्वतीय क्षेत्रों पर भी इसका असर पड़ रहा है। उत्तराखंड के उच्च हिमालय क्षेत्रों में मौजूद ग्लेशियर के पिघलने से प्रदेश की कई नदियों का गर्मी के समय में जलस्तर बढ़ गया है। स्थानीय लोग इस बार जोर दे रहे हैं कि तपती गर्मी और जंगलों में आग लगने की घटनाओं की वजह से ग्लेशियर पर असर पड़ा है। तापमान बढ़ने की प्रमुख वजह ग्लोबल वार्मिंग है, जिसके चलते ग्लेशियर तेजी से पिघल रहे हैं। उत्तराखंड के ज्यादातर इलाके वन भूमि हैं और ये कहने में कहीं भी परेशानी नहीं है कि विकास कार्यों के नाम पर जंगलों को काटा गया है। जाहिर है कि अब जंगलों की कटाई होगी तो पर्यावरण पर असर तो पड़ेगा ही। देखिए, गर्मी तो वाकई भीषण हो रही है इस वक्त। रिकॉर्ड तोड़ गर्मी इस समय आकी गई है। तमाम राज्यों में भी गर्मी का आलम यह है, चाहे राजस्थान हो, दिल्ली हो, पंजाब हो, हरियाणा हो, मुंबई हो, गोवा हो, तमाम हमारे देश के जो प्रदेश हैं सभी जगह गर्मी भीषण हो रही है। रही बात वनों को काटने की, क्योंकि विकास भी करना होता है, विकास का जो है उसमें कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत नुकसान भी होता है, पर सरकार पूरी तरीके से भरपूर प्रयास यह कर रही है कि तमाम जगह से जहाँ से भी पेड़ कटे वहाँ पर पौधे लगाने का काम करें, उस प्लांटेशन को तैयार करने का काम करें, क्योंकि इस प्रदेश को जाना ही हरियाली और पर्यावरण की वजह से है। तो मुझे लगता है कि सरकार इसमें संजीदा है और बहुत जल्दी आपको तमाम जगह से जहाँ से पेड़ कटे हैं सरकार उन्हें वहाँ पर हरियाली और पेड़ देने का काम करेगी। तो मुझे लगता है कि बहुत जल्दी हमारा प्रदेश दोबारा फिर उसी तरीके से पहली वाली पटरी पर आएगा जिस समय यहाँ पर पेड़ों की तादाद हुआ करती है। करीब 71% वन भूभाग वाले उत्तराखंड में विकास योजनाओं और आधारभूत ढांचे के निर्माण में जंगल की अहम भूमिका रही है। आंकड़े गवाह है कि 24 वर्षों में विकास कार्यों के लिए वन भूमि की 43,816 हेक्टेयर भूमि गई है। इसमें सबसे ज्यादा वन भूमि सड़क निर्माण में गई है। 2338 सड़कों के निर्माण में 9,294 हेक्टेयर से ज्यादा भूमि गई है। इसके अलावा पेयजल, सिंचाई, जल विद्युत परियोजनाएं, खनन, स्कूल, डिस्पेंसरी और सरकारी भवनों के लिए जमीनें दी गई। इतना ही नहीं, मौजूदा वक्त में हर एक साल वन भूमि हस्तांतरण के लिए स्वीकृतियां दी जा रही हैं। वन भूमि की जमीन पर निर्माण कार्य किए जा रहे हैं, लिहाजा पेड़ों की कटाई की गई है। अब सवाल यह है कि तेजी से बढ़ती गर्मी भी एक वजह है। इस वर्ष जिस तरीके से अप्रैल और मई के महीने में गर्मी ने जो है आम आदमी को परेशान किया है और पारा जो है ऑल टाइम रिकॉर्ड को भी जो है पार कर गया है, निश्चित तौर पर ये बहुत ही चिंताजनक है और भविष्य के लिए एक अलार्मिंग जो है सिचुएशन भी है कि आखिर हम किस दिशा की ओर बढ़ रहे हैं। विकास के नाम पर लगातार जो है पेड़ों का अंधाधुंध कटान किया जा रहा है। हम लगातार सरकार को चेताने और जगाने का काम कर रहे हैं कि ये मनमानी ठीक नहीं है, पर्यावरण की रक्षा होनी चाहिए। जिस तरीके से उत्तराखंड के जंगलों में आग लगी और पुरोला, बड़कोट, कनासर में अवैध पेड़ों का कटान हुआ, अल्मोड़ा में जिस तरीके से मामला सामने आया था कि जो है हजारों पेड़ों को काटने की परमिशन पिछले 5 सालों में मिली, वहाँ के डीएफ को मनमानी कर रहे थे। देहरादून में ही सहजधारा रोड हो, खलंगा में जो है पेड़ों के कटान की जो योजना थी वो विरोध के कारण अभी स्थगित हो गई। लेकिन ये ठीक नहीं है और ये बदलते हुए पर्यावरण के लिए भी जो है जिम्मेदार है। सरकार को निश्चित तौर पर अपनी कार्य प्रणाली में सुधार करना होगा और आम जनमानस को भी पर्यावरण के प्रति जागरूक होना होगा और निश्चित तौर पर हम सबकी जिम्मेदारी की अधिक से अधिक पेड़ लगाएं और उन पेड़ों को लगाने के बाद जो है उनको पालने पोसने की भी जिम्मेदारी लें, जिससे हमारा प्रदेश, हमारा शहर जो है सुंदर बन सके। उत्तराखंड हिमालय राज्य है। एक समय ऐसा था जब दूसरे प्रदेश के लोग देहरादून में गर्मी की छुट्टियां बिताने के लिए यहाँ परिवार के साथ आते थे, क्योंकि यहाँ का मौसम गर्मी में भी खुशनुमा होता था। आज भी लोग उत्तराखंड आते हैं, लेकिन ठंडी फिजाओं के लिए प्रदेश के सबसे ज्यादा वाले इलाके में जाना पड़ता है। देश में कुछ ही राज्य हैं
जहां पर गर्मी में ठंड का एहसास होता है। उन प्रदेशों में उत्तराखंड भी शामिल है। लेकिन बदलते दौर में जिस तरह से विकास कार्यों के नाम पर प्रकृति का दोहन हो रहा है, उससे इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि अगर यूं ही चलता रहा तो आने वाले वक्त में यहाँ का मौसम भी देश के बाकी प्रदेशों की तरह रह जाएगा। जरूरत है पर्यावरण से छेड़छाड़ नहीं करने की। ब्यूरो रिपोर्ट, हॉर्नबिल टीवी। उत्तराखंड मैदानी इलाकों में भीषण गर्मी के साथ ही पहाड़ों में आग की घटनाएं भी लगातार जारी हैं। पिछले दिनों जंगलों में लगी भीषण आग का मामला सुप्रीम कोर्ट तक जा पहुंचा, जिसके बाद सरकार की नीतियों को लेकर विपक्ष ने सियासी हमला बोला था। एक बार फिर उत्तराखंड के कुछ इलाकों में जंगल धधक रहे हैं, लिहाजा विपक्ष सरकार पर हमलावर है। उत्तराखंड में वनाग्नि एक बार फिर विकराल रूप ले रही है। प्रदेश में गुरुवार को 11 जगहों पर जंगल जले, जिससे 13 हेक्टेयर से अधिक वन क्षेत्र प्रभावित हुआ है। इसे मिलाकर राज्य में अब तक वनाग्नि की घटनाएं बढ़कर 1167 हो गई है। आग अस्पतालों और आबादी वाले क्षेत्र तक तेजी से फैल रही है, तो वहीं वनाग्नि को लेकर लगातार सियासत भी तेज हो रही है। कांग्रेस पार्टी लगातार सरकार पर सवाल खड़े कर रही है। ये जो है तापमान अधिक बढ़ रहा है। ये यमुनोत्री राजमार्ग में जो है ये छटांगा के पास जो है आग लगी हुई है और हम लोग जो है दिन रात लगे हुए हैं इसके लिए ना। ये तापमान की वजह से जो है जो जंगलों में जो है आग अत्यधिक लग रही है। इसकी हमारी पूरी टीम जो है रात दिन जो है इसको बुझाने का प्रयास कर रही है। कितना कंट्रोल हो गया अभी करीबन दिन में हम जो है राड़ी से जो गंगोत्री जाती है, इधर से यमुनोत्री होते गंगोत्री उधर कवर किया, पोलगांव, फिर दो बाटा, इधर हम दिन भर इधर ही लगे हुए हैं जी। यात्रा भी जो है सुचारू चले, यात्री जो है दिक्कत ना हो, इसलिए हम लोग जो है रात दिन जो है इस मार्ग पर लगे हुए हैं आग बुझाने। कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता शिषपाल सिंह बिष्ट का कहना है कि उत्तराखंड विषम भौगोलिक परिस्थिति वाला प्रदेश है। ऐसे में गर्मियों के मौसम में हर वर्ष जंगलों में आग लगती है, लेकिन सरकार ने इसको लेकर पहले कोई व्यवस्था नहीं बनाई। वन मंत्री लगातार नदारद हैं। ऐसे में सरकार समय रहते क्यों नहीं जागती है? इधर वाला इधर, हाँ बस इधर ही, हाँ। परिस्थितियों वाला राज्य है और यहाँ हर साल जो है वनाग्नि की घटनाएं होती हैं, लेकिन इस बार जो है पिछले वर्षों की तुलना में 5 गुना अधिक जो है वनाग्नि की घटनाएं अप्रैल महीने में ही घट गई थी। 650 से ज्यादा जंगल जल करके जो है राख हो गए थे और प्रदेश के वन मंत्री कहीं भी नजर नहीं आए। वो तब प्रदेश में लौटे जब जो है इंद्रदेव की कृपा से वनाग्नि पर नियंत्रण हो गया था। अब दोबारा से जो है जंगल धधक रहे हैं और वन मंत्री कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं। बड़े विभागीय अधिकारी फील्ड में नजर नहीं आ रहे हैं। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी राज्य सरकार को जो है तलब किया और मुख्य सचिव को वहां जो है हाजिरी लगानी पड़ी। तो निश्चित तौर पर सरकार जो है वनाग्नि को रोकने के कोई उपाय नहीं कर पा रही है। चारधाम यात्रा का समय है और देश विदेश से श्रद्धालु आ रहे हैं। नेशनल हाईवे तक जो है वनाग्नि पहुंच रही है, अस्पतालों तक पहुंच रही है। ऐसे में चारधाम यात्रा पर आए हुए श्रद्धालुओं की जान को भी खतरा है, क्योंकि वनाग्नि के कारण जो है पत्थर गिर रहे हैं, चट्टाने खिसकने का खतरा पैदा हो गया है। सरकार समय रहते क्यों नहीं जागती है, तैयारियां क्यों नहीं करती? और सुप्रीम कोर्ट ने स्वयं कहा है कि जो केंद्र से बजट मिला वनों की अग्नि को बुझाने के लिए, उसको जो है सही मद में खर्च ही नहीं किया गया। तो सरकार की लापरवाही है। सीधे सीधे जो है इस पे जिम्मेदारी तय होनी चाहिए और वन मंत्री का इस्तीफा होना चाहिए था, जो नहीं हो रहा है। आश्चर्य की बात है। वहीं बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता विपिन कैंथोला का कहना है कि कांग्रेस पार्टी का काम आरोप प्रत्यारोप करना है, लेकिन वनाग्नि को लेकर सरकार पूरी तरह मुस्तैद है। आग पर काबू पाने के लिए सेना के हेलीकॉप्टर भी लगाए गए थे और अभी भी आग पर काबू पाने के तमाम प्रयास किए जा रहे हैं और लापरवाही करने वाले अधिकारियों पर भी कार्रवाई की जा रही है। साथ ही लोगों को अवेयर भी किया जा रहा है। देखिए, कांग्रेस पार्टी का काम है आरोप प्रत्यारोप करना। अब जो पार्टी हर मोर्चे में खुद फेल हो, जिसके युवराज फेल हों, जिसकी पार्टी के आला नेता फेल हों, तो उनको सब फेल ही दिखता है। कांग्रेस पार्टी का ये काम है केवल आरोप प्रत्यारोप करना। जहाँ तक अग्नि का सवाल है, अभी कुछ दिन पूर्व भी उत्तराखंड के अंदर जो जिस प्रकार की चीज़ें हुई थी, उन पर हमने सेना से भी सहायता ली थी। सेना के हेलीकॉप्टर तक हमने लगाए थे। आग को बुझाने के पूरे प्रयास किए गए। अभी भी जहाँ जहाँ पर इस प्रकार की घटना है, वहाँ पर पर्याप्त
संसाधन और साधन जो है प्रशासन को दिए गए हैं, फॉरेस्ट विभाग को दिए गए हैं। कोई भी हीला हवाली अगर जो बरतता है उस पर भी कार्रवाई की जाएगी और हमने की भी है। निश्चित रूप से हम सरकार अपना अवेयरनेस कार्यक्रम भी चला रही है, लोगों को जागरूक भी कर रही है और लोगों को जागरूक भी रहना चाहिए। और जो लोग जा रहे हैं अभी, क्योंकि भीषण गर्मी है और पारा धीरे धीरे तेज़ी से चढ़ भी रहा है, तो निश्चित रूप से हम सब लोगों को भी सोचना चाहिए कि हम इस प्रकार की चीज़ों का अगर जो उपयोग करते हैं, कोई जंगलों में जा कर के अग्नि संयंत्रों का भी उपयोग करते हैं अगर जो, तो उन सब चीज़ों पर हम लोगों को खुद भी देखना चाहिए और उन लोगों को भी सोचना चाहिए, क्योंकि जीव जंतु भी जंगल में रहते हैं। और ऐसे अगर जो कोई लोग देखे जा रहे हैं, ऐसे अगर जो कोई लोग पकड़े जा रहे हैं तो कार्रवाई की जा रही, उनकी जहाँ मुफीद जगह वहाँ पहुँचाया जा रहा है। आरोपों की राजनीति के बीच यह सवाल भी अपनी जगह पर सही है कि अगर महीनों पहले से वनाग्नि को लेकर कार्य योजना बनाई जाती है तो फिर जब वक्त आता है तो सिस्टम मोर्चों पर फेल क्यों दिखता है। सैकड़ों हेक्टेयर जंगल हर एक साल आग की चपेट में आते हैं। राज्य के मुखिया बैठकें कर आदेश जारी करते हैं, तो क्या सीएम की बातों को भी अधिकारी गंभीरता से नहीं लेते हैं? ब्यूरो रिपोर्ट, हॉर्नबिल टीवी। हरिद्वार के बहादुराबाद में ग्राम पंचायत की भूमि को खुर्द-बुर्द करने को लेकर स्थानीय लोगों में आक्रोश देखने को मिला है। स्थानीय लोगों और किसान नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ग्राम प्रधान पर बहुमूल्य पंचायत भूमि को एक बड़े प्रॉपर्टी डीलर को बेचने का आरोप लगाया। उनका कहना है कि ग्राम पंचायत की भूमि को ग्राम प्रधान ने क्षेत्रीय लेखपाल की मिलीभगत से पंचायत की भूमि को एक बड़े प्रॉपर्टी डीलर को बेच दिया है, जो कि हमारे हकों के खिलाफ है और हम इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसको लेकर लोगों ने प्रशासन से तत्काल जांच कर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग भी की है। उन्होंने भी ढूल मिल उन्होंने कहा 161 शासन से ये आई है, लेकिन 161 का मतलब ये है अगर ये जमीन जनहित में दी जाती है तो 161 वैलिड है, लेकिन एक प्रॉपर्टी डीलर को इसका फायदा पहुंचाने के लिए अगर आप दे रहे, आप उसमें हॉस्पिटल बनाए, खेल का स्टेडियम बनाए, व्यायामशाला बनाए, छोटे छोटे जो समूह है उन्हें खेती, ऐसा फूल की खेती है या अन्य खेती है, उसके लिए अगर ये ज़मीन दी है हमें कोई एतराज़ नहीं है। ये शासन प्रशासन के उसमें भी 161 के अधीन लिखा हुआ है कि ये ज़मीन आप किसी प्रॉपर्टी डीलर या अन्य ऐसे आदमी के प्राइवेट के नाम ये ज़मीन नहीं कर सकते। अगर इन लोगों ने हमारी बात नहीं सुनी, हमारी किसान यूनियन का मैं प्रदेश अध्यक्ष हूँ किसान यूनियन बेदी का, और हम लोग 7 तारीख के बाद अगर ये हमें कोई जवाब नहीं देते तो डीएम साहब के कार्यालय के बाहर ही हम लोग अपना भूख हड़ताल शुरू करेंगे। मामला ये है कि हमारे ग्राम सभा की ज़मीन दे के हम पर ये ज़मीन बची है 7-18 बीघे ज़मीन, इसे ग्राम प्रधान ने मिलकर ग्राम पंचायत सदस्यों के साथ मिलकर एक फर्जी वो बनवाया और प्रस्ताव, और जिस ज़मीन का प्रस्ताव है वो प्रस्ताव सिर्फ तय बजारी प्रस्ताव था, मगर ये ज़मीन का दिखा देगा इसको कोई ऐसा कुछ है नहीं। वो जो ज़मीन हमारी करोड़ों ज़मीन है लगभग, और जो ज़मीन हमारी दिलाई गई है वो दी गई वो लाखों में है, मगर हमें जानना चाह रहे हैं इसको ग्राम सभा को क्या फायदा हुआ, क्या बेनिफिट है। ग्राम प्रधान ने विश्वासघात किया है गाँव की जनता के साथ में, तो कोई जो पैसा है बीच का है ये ग्राम प्रधान ने अपने पास रखा या अपने अन्य साथियों में बांट दिया गया, तो इसलिए गाँव में काफ़ी रोष पैदा है। इस बात को लेकर रोष है, ग्रामवासी नाराज है, गाँव वाले साथ विश्वासघात किया गया इस मामले को लेकर। उसमें लगभग बाग में 100-200 पेड़ खड़े हैं, आंवला भी है, कटहल भी है, और भाई सिम्बल का पेड़ भी है, जामुन का पेड़ भी है उसके अंदर। अच्छा हरा भरा बाग है, 60 से 65 साल पुराना बाग है हमारा वो, और उसको बंजर भूमि दिखाकर उसको ट्रांसफर करने का। उत्तर प्रदेश के 2 भाई अपनी दिव्यांग मां को कंधों पर बैठाकर 4 धाम यात्रा पर निकले हैं। दोनों भाइयों का कहना है कि जिस तरह आजकल लोग अपने बुजुर्ग माता पिता को वृद्धाश्रम में छोड़ दे रहे हैं, उसी को देखते हुए दोनों ने संदेश देने के लिए हिमाचल प्रदेश से अपनी पैदल यात्रा शुरू की थी। उन्होंने बताया कि 106 दिनों में दोनों ने 1500 किलोमीटर की दूरी तय कर चुके हैं और यात्रा अब राम मंदिर अयोध्या में जाकर ही संपन्न होगी।
यात्रा हमने प्रारंभ जो है हिमाचल से की है और हम स्थायी निवासी जो हैं उत्तर प्रदेश के हैं। इस यात्रा को हमने जो प्रारंभ किया था 18 फरवरी 2024 को किया था और आज चलते चलते हमें लगभग नहीं 105 ही दिन हो चुके हैं और अभी तक हमारा काफ़ी सफ़र जो है तय हो चुका है, जैसे कि हरिद्वार, मनसा देवी, चंडी देवी, वीरभद्र, नीलकंठ, सुरकुंडा देवी और गंगोत्री और यमुनोत्री। अभी इसके पश्चात हम केदार बाबा के दर्शन करेंगे और बद्रीनाथ भी जाएंगे और अंत में हम अयोध्या राम मंदिर जाएंगे। उसके पश्चात पैदल ही हम अपने घर भी जाएंगे और इसका उद्देश्य सनातनियों को जगाना, माता पिता के प्रति, गुरुजनों के प्रति जो प्रेम भाव है बनाए रखना है। टनकपुर पिथौरागढ़ राष्ट्रीय राजमार्ग में एक वाहन दुर्घटनाग्रस्त हो गया। इस हादसे में एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत भी हो गई, जबकि एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल व्यक्ति को जिला अस्पताल चंपावत पहुंचाया गया। वहीं डीएम और एसपी ने घायल व्यक्ति की मदद को आगे आए और ग्रामीणों की सराहना भी की। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी। नमस्कार।